हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के एजुकेशन पर। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन वाले एपिसोड का आज 8वां एपिसोड है। 7 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आई होप आप लोगों ने उसे देख चुके होंगे और आप लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से संबंधित है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए देर न करते हुए इसे स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य बना था? कि मतलब 73वें संविधान संशोधन जब हो गया था, इसके बाद इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? तो इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य बना था मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य बना था? मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1992 में। इसके तहत क्या हुआ था? तो इसके तहत हुआ था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था को कईवें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो आप लोग आसानी पूर्वक बता सकते हैं कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो अगर प्रायोगिक लग जाए क्वेश्चन में तो प्रथम राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रायोगिक से तात्पर्य है कि पायलट प्रोजेक्ट, पायलट जो बोला जाता है ना, कि मतलब लागू करने से पहले कुछ छोटे से क्षेत्र में उसे इम्प्लीमेंट करके देखा जाता है कि सक्सेसफुल होता है कि नहीं। तो उस तरीके से सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन सा था? तो ये आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। कब आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था इसे अगस्त 1958 में। कब लागू किया गया था? अगस्त 1958 में। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, प्रायोगिक हटा के सीधा आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो प्रथम राज्य था नागौर। नागौर का कौन सा जिला? तो सॉरी, राजस्थान। तो राजस्थान का कौन सा जिला? तो राजस्थान का नागौर जिला में लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। तो आई होप आप लोग तीनों तरीके से क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन मिले तीनों तरीके से, तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के शब्द बदलने से उसका आंसर बदल जाता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन लगाते टाइम जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंपास घास का मैदान किस देश में है? तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में। अगर वही आपसे महादेश पूछ ले तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देश पूछे तो अर्जेंटीना हो जाएगा। और पंपास घास का मैदान ये किस प्रकार का घास का मैदान है? तो पंपास घास का मैदान एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय। आइए स्पीड में कुछ और महत्वपूर्ण घास के मैदान को देख लेते हैं जो एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलता होगा। कैंपोस घास का मैदान। कैंपोस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्राज़ील में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील में। लानोस घास का मैदान ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वेनेजुएला में। पटाना घास का मैदान ये कहाँ पाया जाता है? तो ये श्रीलंका में। पार्कलैंड घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। सेल्वास घास का मैदान अमेजन नदी घाटी में। और ये सारे घास का मैदान उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, कैंपोस घास का मैदान उष्णकटिबंधीय, लानोस घास का मैदान उष्णकटिबंधीय, पटाना घास का मैदान श्रीलंका में उष्णकटिबंधीय, पार्कलैंड घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय, सेल्वास घास का मैदान अमेजन नदी घाटी में, ये भी उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, आइए कुछ शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को भी देख लेते हैं। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में। केंटवरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में। पुख्ताज घास का मैदान या पुष्टाज, इसी को पुख्ताज भी कहा जाता है, इसी को पुष्टाज भी कहा जाता है। घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो ये हंगरी में पड़ता है। प्रेरी घास का मैदान यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में। स्टेबिज घास का मैदान ये कहाँ पड़ता है? तो ये रूस में पड़ता है। और ये सारे शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, प्रेरी को ब्रेड भी कहा जाता है, ब्रेड का टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि विश्व की सबसे ऊंची
पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पूछ लेगा तो हिमालय हो जाएगा, लेकिन सबसे लंबी पूछ लेगा तो एंडीज हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? संसब था। कौन सा था? संसब था। अकबर द्वारा कुछ और भी सिक्के चलाए गए थे, जैसे इलाही सिक्का, जलाली सिक्का, ये सब चांदी का सिक्का था और संसब सोने का सिक्का था। और जलाली सिक्का, इलाही सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये भी चलाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्षणिकवाद का संबंध, क्षणिकवाद का संबंध किस धर्म से या दर्शन से है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के किनारे हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ यूपी में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ यूपी में दिया था। और इस घटना को क्या कहा जाता था? इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जबकि प्रथम उपदेश वाली घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? तो चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था सन 1994 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? सन 1994 में बनाया गया था। किस समिति के सिफारिश से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था एसएस तारापोर समिति के सिफारिश पे। किस समिति के सिफारिश पर? तो एसएस तारापोर समिति के सिफारिश पर बनाया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो ये घाघरा है। ठीक है, कौन सी है? तो घाघरा है। अगर वहीं आपसे दक्षिण दिशा से बोल दे कि दक्षिण दिशा से गंगा में आकर मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी सोन। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगी? सोन। सोन का उद्गम स्थल क्या है? तो उसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का अमरकंटक। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश का अमरकंटक। जबकि घाघरा नेपाल से निकलती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कुल कितने हैं। तो हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक है। कितने हैं? 3 समस्थानिक है। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो वो हाइड्रोजन गैस है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके समस्थानिक में 3 समस्थानिक है, इसलिए 2 समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है। जैसे कि ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है। कितने न्यूट्रॉन है? 1 न्यूट्रॉन है। जबकि ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है। और प्रोटियम में 1 भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो कुल न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके समस्थानिकों में? तो 3 हो जाएगी। चूँकि ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए 3 न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और ट्रिटियम जो है वो सबसे हल्का रेडियो समस्थानिक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि सबसे हल्का रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो ट्रिटियम हो जाएगा। और वहीं आपसे भारी जल से पूछा जाएगा भारी जल किससे बनाया जाता है? हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक से? तो ड्यूटेरियम से भारी जल का निर्माण होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? तो किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? वाष्पीकरण के कारण। किस घटना के कारण? वाष्पीकरण के कारण पानी घड़ा में रखने के बाद ठंडा हो जाता है। और वहीं आप देखिए घड़ा में अगर धूल पड़ जाता है ना, उसका छिद्र बंद हो जाता है। इस कारण से पानी ठंडा होने का जो गति है ना वो धीरे हो जाता है, धीरे धीरे पानी ठंडा हो जाता है। इसलिए ऊपर से झाड़ वाड़ देने से या फिर धो देने से तो पानी स्पीड से ठंडा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस मच्छर को काटने से फाइलेरिया रोग होता है? फाइलेरिया रोग को हाथी रोग भी कहा, हाथी पाँव भी कहा जाता है, हाथी पाँव रोग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाथी पाँव रोग भी फाइलेरिया को ही कहा जाता है। इसमें पाँव सूज जाता है। तो किस मच्छर के काटने से ये रोग होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। किस मच्छर के काटने से? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और देख लेते हैं। घरेलू मक्खी को काटने से कौन सा रोग होता है? तो घरेलू मक्खी के काटने से हैजा रोग होता है। वहीं एडिज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है, जिसे ज्वर भी कहा जाता है, पीला ज्वर भी कहा जाता है।
एडिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू होता है। सेंट फ्लाई या फिर बालू मक्खी, इसी को सिकता मक्खी भी कहा जाता है, इस मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कालाजर रोग होता है। एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है? तो सीसी मक्खी के काटने से निद्रालु रोग होता है। कौन सा रोग होता है? निद्रालु रोग होता है, मतलब नींद अधिक आता है। ठीक है, निद्रालु रोग किस मक्खी के काटने से होता है? तो सीसी मक्खी के काटने से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि हो जाती है, मतलब वो शराब पीने से लोग अंधे हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा मात्रा में पी लेने से जान तक चली जाती है। आपको बिहार में ये घटना बहुत सुनने को मिलता होगा कि शराब पीने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो वो कौन सा शराब है? तो वो है मेथिल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? मेथिल अल्कोहल है। इसे वुड स्पीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को वुड स्पीट भी कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है CH3OH। ठीक है, तो मेथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? CH3OH। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, LPG गैस सिलेंडर में मुख्यतः क्या भरा होता है? तो कौन क्या भरा होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन भरा होता है। क्या भरा होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। अगर आपसे और डिटेल से पूछ लिया जाए कि ब्यूटेन का कौन कौन सा रूप भरा होता है, तो आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन भरा होता है। कौन सा भरा होता है? आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन भरा होता है। और आपको पता होना चाहिए कि LPG में कोई गंध नहीं होता है अपना। इसमें जो महकता है गैस लीकेज होने के बाद, तो इसमें महक होता नहीं। इसमें महक के लिए अलग से कुछ मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि LPG के गंध के लिए कौन सा चीज़ इसमें मिलाया जाता है? तो इथाइल मर्केप्टाइन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है गंध के लिए? इथाइल मर्केप्टाइन मिलाया जाता है LPG के गंध के लिए, ताकि लीकेज हो तो लोगों को पता चल जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर में किस अंगों में स्थित होता है? तो किस में स्थित होता है? तो ये स्थित होता है हृदय में। कहाँ स्थित होता है? हृदय में, अर्थात हार्ट में स्थित होता है। ठीक है, और हृदय की गति किससे मापी जाती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हृदय की गति किससे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। और स्टेथोस्कोप जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन में आ चुका है कई बार एग्जाम में कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ये काम करता है ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर। किस पे काम करता है? ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। स्टेथोस्कोप वही जो देखते होंगे आप लोग, डॉक्टर लोग गले में लगा के घूमते रहता था, खास करके पहले घूमते रहता था, और सीने में या फिर बैक साइड लगा के धड़कन के स्पीड को देखता है, तो उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। और आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ECG से क्या मापा जाता है, क्या देखा जाता है? तो ECG से हृदय के धड़कन को देखा जाता है। ठीक है, मापा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो एक्सला-सेपल के संधि द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, समाप्त हुआ था। तो आइए देख लेते हैं कि कुल कर्नाटक युद्ध कितने हुए थे। तो कुल कर्नाटक युद्ध हुए थे 3। कितने हुए थे? 3 हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48, जो एक्सला-सेपल संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 तक। ठीक है, और ये समाप्त हुआ था पांडिचेरी के संधि से। और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से 1763, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, और ये समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के द्वारा। किसके संधि के द्वारा? पेरिस के संधि के द्वारा। तो पहला एक्सला-सेपल संधि हो गया, दूसरा पांडिचेरी की संधि हो गया, तीसरा पेरिस की संधि हो गया। आप इसे इस ट्रिक द्वारा याद भी कर सकते, ए पा पे से। ठीक है, क्योंकि ए से हो गया एक्सला-सेपल संधि, और पा से हो गया पांडिचेरी, और पे से हो गया पेरिस। ठीक है, तो ये तीनों संधि के द्वारा तीनों युद्ध समाप्त हुआ था। और ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था ब्रिटिश लोगों के बीच, अर्थात अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है? हाँ, सहायक संधि किसके द्वारा चलाया गया था? तो सहायक संधि चलाया गया था लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1798 में। कब चलाया गया था? 1798 में। और सहायक संधि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था। कौन सा था? हैदराबाद था। कब अपनाया था? 1798 में। वहीं कुछ और राज्य भी हैं, आज ये देख लेते हैं। जैसे मैसूर, ये कब सहायक संधि को अपनाया था? तो 1799 में। तंजौर भी 1799 में ही अपनाया था। अवध 1801 में।
1802 में पेशवा, 1803 में भोसले, 1804 में सिंधिया। और कौन सा ऐसा राज्य है जो नहीं अपनाया था? तो इंदौर के होलकर जो हैं वो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है कि कौन सा है जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो वो था इंदौर के होलकर लोग स्वीकार नहीं किए थे, जबकि सिंधिया, भोसले, पेशवा सब किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र कौन अधिसूचित कर सकता है? अर्थात ये किसके अंतर्गत आता है? सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का शक्ति किसके अंदर सीमित है? तो ये किसके अंदर निहित है? तो ये है संबंधित राज्य के राज्यपाल। किसके अंदर निहित है? तो ये संबंधित राज्य के राज्यपाल के अंदर निहित है कि वो नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित कर सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत गठन का प्रावधान किया गया है? तो 263 अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो अंतर्राज्य परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षक किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। आप लोग प्रीवियस टेस्ट लगा रहे होंगे तो आप लोगों को दिखता होगा या फिर दिखेगा। तो किसके द्वारा गठन किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि नदी जल विवाद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो नदी जल विवाद अनुच्छेद 262 में दिया गया है। किस अनुच्छेद में? 262 में। वहीं आपसे संचित निधि की बात की जाए तो संचित निधि अनुच्छेद 266 में है, जबकि आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, केंद्रीय सतर्कता आयोग किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? इसका गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य भ्रष्टाचार को रोकना है। ठीक है, और कब ये गठन किया गया था? तो गठन किया गया था सन 1964 में। कब किया गया था? सन 1964 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है? तो क्या नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलता है, जबकि बदलता क्या क्या है? तो वेग या गति बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, अपवर्तनांक भी बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता। और क्वेश्चन में बार बार यही पूछता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हमारी मांसपेशी से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो कौन सा हार्मोन है? वो एड्रिनलिन हार्मोन है। कौन सा है? एड्रिनलिन हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो ये किडनी के जस्ट ऊपर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? किडनी के जस्ट ऊपर स्थित होता है। विस्तार पूर्वक मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ ये सब क्वेश्चन, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो मानव शरीर में रुधिर के अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? मतलब पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है इस्कीमिया। का क्या कहा जाता है? इस्कीमिया। जबकि आरबीसी की बढ़ोतरी को क्या कहा जाता है? अगर शरीर में आरबीसी ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथेमिया। डब्ल्यूबीसी की अधिकता को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकेमिया कहा जाता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी की अधिकता से क्या होता है? ल्यूकेमिया। डब्ल्यूबीसी की कमी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोपोनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोपोनिया कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि रेशम के कीटों का पालन को क्या कहा जाता है? तो रेशम के कीटों का पालन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। पीसीकल्चर में क्या होता है? तो पीसीकल्चर में मत्स्य पालन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। बीटीकल्चर में क्या होता है? तो अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को बीटीकल्चर कहा जाता है। वहीं हॉर्टिकल्चर में क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? तो हॉर्टिकल्चर में सब्जी, फूलों और फलों की खेती होती है। क्या होती है? सब्जी, फूलों और फलों की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जूता हुआ खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? जूता हुआ खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। गोदीवाड़ा को ही बंदरगाह कहा जाता है। ये हड़प्पा सभ्यता की बात है। तो गोदीवाड़ा या बंदरगाह कहाँ से मिला है? तो इसका प्रमाण मिला है लोथल गुजरात से। कहाँ से मिला है? लोथल गुजरात से। पकी हुई मिट्टी का हल या फिर टेराकोटा
कहाँ से मिला है? टेराकोटा मिट्टी के पके हुए चीज़ों को कहा जाता है टेराकोटा, ठीक है। तो पकी हुई मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बनवाली से। कहाँ से मिला है? बनवाली से। हड़प्पाई लिपि को के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है धौलावीरा से। कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये एपिसोड। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। 20 मिनट होने जा रहा है। थैंक यू सो मच।